राधे राधे. हेलो एवरीवन. लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड. प्लीज़ एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए. सो लेट्स स्टार्ट. हर सामने खड़ी लड़की को देखता है जो वही डॉक्टर थी जिसे तनिष ने अब्रॉड से अमायरा के इलाज के लिए बुलाया था. डॉक्टर बेबी को गोद में ले लेती है. हर्ष पानी की बोतल को लेकर अपने शर्ट पर लगे जूस को साफ करता है. उसके चेहरे पे इरिटेटिंग वाले भाव थे. उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं. दूसरी तरफ मिस्टर रायचंद जिंदल विला जल्दी से पहुँच जाते हैं. मिस्टर जिंदल इस वक्त सोफे पे बैठे हुए थे. उनके बगल में मनीषा भी खड़ी थी. मनीषा ने आर्मी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो दोनों के चेहरे पे बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन थे, जैसे कुछ सीक्रेट बात चल रही हो. अचानक उन दोनों के कानों में एक तेज आवाज़ पड़ी. मिस्टर रायचंद ने कहा, क्या आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? यह आवाज़ सुनकर ही दोनों लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे. मिस्टर रायचंद जल्दी से अंदर आते हैं. उन्हें देखते ही मनीषा मिस्टर जिंदल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब से अमायरा के मरने की न्यूज़ आई थी मिस्टर रायचंद ने कभी जिंदल खानदान से बात नहीं की थी. खासकर तब से तो बिल्कुल भी नहीं जब से तनिष ने रायचंद परिवार का सब कुछ छीन लिया था. मिस्टर रायचंद सीरियस होकर मिस्टर जिंदल को देखते हुए पूछते हैं, मेरी बेटी कहाँ है? आप सबने उसे कहाँ पर छुपा कर रखा है? मिस्टर जिंदल हैरानी से बोले, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी बेटी यहाँ नहीं है. मिस्टर रायचंद अचानक हंसने लगे और फिर गुस्से से बोले, मानना पड़ेगा, अपने खानदान का पता है. मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अपनी बेटी को शादी यहाँ करना. आपके खानदान को पता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अपनी बेटी की शादियाँ करना. मैंने आज खुद अपनी बेटी को देखा. वह जिंदल खानदान के वारिस की बात कर रही थी और वह हर्ष का बेटा है, नाजाज बेटा. यह सुनते ही मनीषा और मिस्टर जिंदल के चेहरे के रंग उड़ गए. मनीषा ने उनसे घूरते हुए कहा, आप ये क्या करें? हर्ष का बच्चा कहाँ से आ गया? मिस्टर रायचंद हाथ बांधते हुए सरकास्टिक टोन में बोले, यह तो इस खानदान का बड़ा बेटा ही बता सकता है. वैसे तो उसकी शादी धूमधाम से हुई थी, लेकिन उसकी बीवी पढ़ने के लिए बाहर गई. उसने तो नाजायज संबंध बनाना शुरू कर दिया और एक बच्चे को भी पैदा कर दिया. इस बार मिस्टर जिंदल ने भी गुस्से के साथ आ गया उन्होंने अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करके कहा, आप भूल रहे हैं आप कहाँ खड़े हैं? आप मेरी बेटी को ऐसी घटिया इल्ज़ाम नहीं लगा सकते. जिंदल खानदान के बेटा गुस्सा कर सकते हैं, किसी को सजा दे सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन कभी भी धोखा नहीं देते. मिस्टर रायचंद तुरंत अपने फ़ोन में खींची हुई फ़ोटो को मनीषा और मिस्टर जिंदल को दिखाते हैं, जिसमें एक हर्ष बच्चे को लेकर खड़ा था. उसके सामने वही डॉक्टर थी, पर उसने नॉर्मल कपड़े पहने थे. कोई भी देखकर कह सकता था कि एक कपल अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ा है. मिस्टर जिंदल और मनीषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था. तभी मिस्टर रायचंद कॉन्फिडेंस से बोले, मुझे पूरा यकीन है मेरी अमायरा के बारे में हर्ष को ज़रूर पता है. अब मुझे भी पता है कि हर्ष उसे जेल भेजना चाहता है, इसलिए शायद वह डर कर छुप गई है. अपने बेटे से पूछिए कहाँ है मेरी बेटी. मिस्टर जिंदल के पास खाने के लिए शब्द नहीं थे. खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए होगा. अचानक मनीषा को कुछ याद आया और वो हैरानी से मिस्टर जिंदल से बोली, मैंने इस लड़की को तनिष्क के साथ भी देखा था, इनफैक्ट जय के साथ भी. मिस्टर रायचंद हंसते हुए मजाक बोले, ऐसा लगता है आपके सभी बेटे मिले हुए हैं. मिस्टर जिंदल को अपने सभी बच्चों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खासकर हर्ष पर. उन्होंने मनीषा को ऑर्डर किया, हर्ष को तुरंत बुलाओ. ऐसा लग रहा था आज हर्ष की खैर नहीं थी. वहीं अस्पताल में अमायरा अभी अपने बच्चों के बारे में पूछ रही थी, पर तनिष ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया. उसने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की. वे अमायरा के साथ बाकी तीनों बच्चों को लेकर अपने प्राइवेट विला जाती है. उसने इस बार और भी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी. तीनों बच्चे अब ठीक थे, इसलिए उन्हें रूम में पालने में रखा गया था. अब अमायरा तनिष से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी. उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था. उसे बेड पर बैठने के बाद तनिष उसके गालों को सहलाते हुए बोला, रेस्ट करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ. इतना कहकर वह उठकर चला गया. अमायरा की मुट्ठी बंद थी. तनिष के चाहते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है. उसने पाले में जाकर देखा तो सभी बच्चे आराम से सो रहे थे. यह देखकर एक लंबी सांस लेती है, फिर सभी बच्चों के सर पर हाथ फेरती है और कुछ सोचने लगती है. उसकी आंखें ममता से भरी थी, पर उनमें अभी भी अपने चौथे बच्चे को ढूंढने की जिद थी.
उसने अपने पहले बच्चे के माथे पर झुककर किस किया और प्यार से बोली, मुझे पता है तुम लोगों को भी अपने भाई को मिस कर रहे होंगे, पर मैं जल्दी से उसे लेकर आऊँगी। बहुत मुश्किल से तुम सब मुझे मिले हो। अब मुझे अच्छे से पता है कि इस प्रेगनेंसी में कितना खतरा है। शायद मेरी मौत भी हो सकती थी, पर मैंने यह सब रिस्क तुम सबके लिए लिया है। अगर तुम मेरे और तुम्हारे डैड के प्यार की निशानी हो, मैं ऐसे कैसे तुम सबको खुद से दूर कर सकती थी। इतना कुछ सहने के बाद मैं अपने एक बच्चे को कैसे भूल सकती हूँ। मैं उसे कभी नहीं बोलूँगी और उसे अपने पास ज़रूर वापस लेकर आऊँगी। उसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े। इतना कहते ही वह काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आने लगी। उसने ही देखते ही तीसरा बेबी हिलने लगा। शायद वह जाग चुका था। वह एकदम से रोने लगा। हमारा उसे तुरंत गोद में उठा लेती है, बाकी बच्चे ना जाग जाए, इसलिए वह उसे विंडो के पास लेकर चली गई। बच्चा रोते हुए अमायरा के बालों को पकड़ लेता है। अमायरा उसकी पीठ को सहलाते हुए प्यार से बोली, शांत हो जाओ, अभी मैं तुम्हें लेकर बाहर नहीं जा सकती। तुम बहुत हल्के हो। मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने तुम्हें गोद में लिया हुआ है। अगर मेरी गलती से तुम्हें चोट लग गई तो। इतना कहकर मैं बहुत ही आराम से बेबी को शांत कर रही थी, पर बच्चा शांत नहीं हो रहा था। वह और भी ज़्यादा रोने लगा। बच्चे का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। अमायरा ने देखा बाकी बच्चे अब तक सो रहे हैं। वह जल्दी से बेबी को लेकर बाहर जाने लगी। ठीक उसी वक्त शुगर अंदर आ गई। शुगर ने बच्चे को रोते देखा तो उसने अमायरा से कहा, शायद इसे भूख लगी होगी, तुम बच्चे को फीड करा दो। उसके लिए बाहर की मिल्क भी सही नहीं है। इन 1 महीने में उन्हें बाहर का ही मिल्क दिया गया है, पर बच्चों के लिए इस सिचुएशन में लगभग 6 महीने तक अब बाहर का मिल्क सही नहीं है। हमारा अपने होठों को दबा लेती है। उसने कुछ नहीं कहा और बच्चे को वापस बेड पर लेकर बैठ गई। शुगर हमारा की नाराज़गी को समझ रही थी, फिर वह भी कुछ नहीं बोली और चली गई। हमारा ने शुगर के जाने के बाद दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसने बच्चे को फीड कराया और उसके सिर पर सहलाते हुए सोचने लगी कि आगे उसे क्या करना है। तंश किचन में अमायरा के लिए हेल्दी खाना तैयार कर रहा था। वह हर चीज़ का ध्यान पर्सनली रख रहा था। उसने हर चीज़ खुद अपने हाथों से बनाई थी। तंश सूप लेकर किचन से बाहर निकला। तभी हर्ष, तनिष्क और जय को सोफे पर बात कर रहे थे। उनकी नज़र तंश पे पड़ी। जय तंश को एकदम से रोकते हुए पूछता है, लिटिल ब्रदर, तुम अम्मू सिस्टर को क्यों रोक रहे हो? मैंने सुना है बेबी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी मॉम की होती है। क्या पता अगर बेबी अम्मू सिस्टर के पास जाए तो कुछ रिएक्ट करे। तंश गहरी सोच में चला जाता है, मगर फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सूप लेकर रूम में चला जाता है। उसने देखा अमायरा बेबी को फीड करा रही है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। अमायरा का ध्यान केवल बच्चे पर था। बेबी हल्के हल्के अपने पैरों को चला रहा था और उसने अपनी मुट्ठी को अमायरा के बालों में कस के पकड़ रखा था। शायद वह नहीं चाहता था कि अमायरा उससे दूर जाए। उसे इस तरह एक सेफ्टी फील हो रही थी, इसलिए वह शांत था। तंश अंदर जाता है। उसने सूप को टेबल पर रखा और अपनी जानलेवा नज़रों से अमायरा को घूरा। अमायरा को जब महसूस हुआ कि कोई इसे घूर रहा है तो उसने अपने सिर को उठाकर सामने देखा। वहाँ पर तंश खड़ा था। कुछ देर तक तंश के देखने के बाद वह तंश को इग्नोर कर देती है। वह देखकर तंश दांत पीस लेता है। वह अमायरा के पास जाकर सबसे मीठी बंद करके कोल्ड आवाज़ में बोलता है, वाइफी, व्हाट आर यू डूइंग? हमारा कोई जवाब नहीं देती तो तंश गुस्से पूछता है, आंसर मी। हमारा उसे घूरते बेबी को मुट्ठी से अपने बालों को निकालते हुए उसे बिना भाव के बोलती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं बेबी को फीड करा रही हूँ और मेरे बच्चों को डराओ नहीं इस तरह। हमारा ने जल्दी से वहीं रखी चादर से बेबी को अच्छे से ढक दिया, जैसे उसे डर होता है तंश उसे चुरा ले जाएगा। उसके इस हरकत से तंश का चेहरा काला पड़ गया। उसने अमायरा को घूरते हुए कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम उसे मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? किस बात का डर है तुम्हें? यह पूछने तक उसकी आवाज़ में जो गुस्सा था वह अमायरा समझ रही थी। उसने बहुत ही शांत से जवाब दिया, यू नो वॉट, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सेफ फील होता है। तंश के दिमाग में तुरंत एक सवाल आया। सेफ फील करती हो से क्या मतलब है? क्या वह अब फील नहीं करती है? क्या अब वह फील नहीं करती है? तभी अमायरा उसके सवाल के समझकर अजीब तरीके से मुस्कुराकर बोली, पर मुझे तुमसे डर लगता है।
जैसे तुमने मेरे एक बच्चे को मुझसे दूर कर दिया, कहीं इन सबको भी दूर ना कर दो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे किसी भी बच्चे को करीब जाओ, भले ही वे कितना भी रोएं, पर तुम उनके करीब नहीं जाओगे। तंश चुपचाप खड़ा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसकी जलती हुई निगाहें केवल अमायरा के ऊपर थीं। तंश का मन कर रहा था कि वह अभी और इसी वक्त अमायरा का मुंह बंद कर दे। उसने बेबी को देखा, उसे जलन हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत किया ताकि वह अमायरा को डराए नहीं। उसने इस बार बहुत ही आराम से कहा, उसे पाले में लिटा दो और सूप पी लो। तुम्हारी हेल्थ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि तुम बच्चे को संभाल पाओ या उसने फीड कराओ। उन्हें बॉटल का मिल्क पीने दो। अमायरा उसकी बात नहीं सुनती। उसने देखा बेबी धीरे धीरे सो गया और वो जल्दी से उसे पालने में लिटा देती है। अमायरा तंश की तरफ ध्यान नहीं देती। वह अपने कपड़ों को सही करती है और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में जाने लगी। यह देखते ही तंश उसकी कलाई को पकड़ लेता है और उसे गहरी आवाज़ में हल्की धमकी देते हुए कहता है, वाइफी, डोंट चेक माई पेशेंस। तुम्हारी कंडीशन अभी स्टेबल नहीं है। तुम्हें ज़्यादा नहीं चलना चाहिए और ना ही तुम इस तरह अकेले शॉवर ले सकती हो। अमायरा अपने हाथ को ज़बरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करती है, पर जब तंश उसकी कलाई को नहीं छोड़ता तो अमायरा ने परेशान होकर पूछा, आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम मुझे बता क्यों नहीं देते हो, ताकि एक ही बार में सारी बातें क्लियर हो जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब बच्चों से दिक्कत हो रही है, इसलिए तुम उन्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हें जलन हो रही है या मुझसे इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो तुम मुझे बताओ, हम कोई रास्ता निकालेंगे। पर इस तरह तुम्हारा गुस्सा करके बच्चों को मुझसे दूर मत करो। यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुमने बेबी को मुझसे लाकर नहीं दिया तो मैं बाकी बच्चों को लेकर डैडी के पास चली जाऊंगी। मुझे यकीन है वे बाकी बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उन्हें उनसे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तंश धीरे धीरे अमायरा की तरफ बढ़ रहा था। उसके देखने का तरीका बहुत ही अलग था और जुनूनियत से भरा। अमायरा को तो यही लग रहा था कि तंश जलन में उसके बच्चों को उसे दूर कर रहा है। वह पीछे होने लगती है, फिर उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। वह दूसरी तरफ से निकलती उससे पहले तंश उसके आगे अपने हाथ को रख देता है। फिर अमायरा उसे घूरती और दूसरी तरफ से जाने लगी। तंश फिर से वहाँ से अपने हाथ को रख देता है। अब अमायरा तंश के बीच में फंस गई थी। वह उसकी आंखों में लगातार देख रही थी, मगर तंश की आंखों में इतनी तपिश थी कि अमायरा ज़्यादा देर तक उसे देख नहीं पाई और उसने नज़र दूसरी तरफ कर ली। यह देखकर तंश अजीब तरीके से मुस्कुराया। तंश धीरे धीरे अमायरा की तरफ झुक गया। अमायरा को लगा तंश उसे किस करने वाला है। वे एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। तंश यह देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराया। फिर उसने उसके कान में गर्म सांसों को छोड़ते हुए गहरी आवाज़ में बोला, जलन वाइफी। तंश वर्धन जिंदल जलन से पागल हो रहा है। इस वक्त मेरे दिल में कितनी जलन है, शायद मैं तुम्हें बता भी नहीं पाऊंगा। इतना कहकर वह उसके हाथ में अपने सीने पर रख देता है। अमायरा उसके हाथ को हटाती है, मगर तंश हाथ हटाने नहीं देता। उसने उसके हाथ को अपने सीने पर और जोर से दबाते हुए एक अलग ही नशे में कहा, वाइफी। इस बार उसकी आवाज़ में कुछ तो अलग था। शायद उसके अंदर की फीलिंग थी, इसलिए अमायरा एकदम से आंखें उसकी आंखों में देखती है। तंश की आंखें बहुत कुछ बता रही थीं और कुछ चीज़ें छुपा भी रही थीं। बोल नहीं पा रहा था। उसने 2 बार बोलने के लिए अपने होठों को खोला, पर नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि हो सकता था वह बात उसके दिल से जुड़ी हुई हो, क्योंकि वह जल्दी किसी को कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता था। अमायरा ने देखा वह कुछ नहीं बोल रहा, तो वह तुरंत नीचे से निकलते हुए वॉशरूम के डोर के पास पहुंच गई। वह अंदर जाती उससे पहले तंश अमायरा को पीछे से गले लगाते हुए उसके कान में गहरी आवाज़ में बोला, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे भी तुम्हारा अटेंशन चाहिए। तुमने अभी बेबी बॉय को प्यार किया, वैसे ही मुझे भी करो। तुम भेदभाव कर रही हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस 1 महीने में तुमने हमेशा उनके बारे में पूछा, पर मैं तुम्हारे सामने खड़ा था। तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं पूछा? मैं अंतकाल तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब तक मैं मर नहीं जाता, तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे ऐसे वादा करो, भले ही वह झूठा हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम हमेशा मुझसे दूर जाने की बात करती हो। और क्या तुम्हें लगता है मैं बेबी बॉय के साथ कुछ कर सकता हूँ?
अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें प्रेग्नेंट होते ही तुम्हारा एबॉर्शन करा देता और उन्हें दुनिया में ना आने देता। उसने जैसे ही कहना बंद किया, रूम में एक अजीब सी शांति छा गई। अमायरा की पकड़ अपने कपड़ों पर कस गई। वहीं दूसरी तरफ विला में एक बार मिनी और सीक्रेट हॉस्पिटल के अंदर बेबी को रखा गया था। विला के में मिनी और सीक्रेट हॉस्पिटल के अंदर बेबी को रखा गया था। डॉक्टर उसके पास ही थे, पर अचानक बच्चे को हार्ट बीट बंद हो गई। यह देखकर सभी डॉक्टर डर जाते हैं और तुरंत उसका इलाज करने में लग जाते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।